सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। बच्चा ये आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट 1 7 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब है भैया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके ऑल्टरनेटिंग करंट तक। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में मिल जाएगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 आउट ऑफ 7 खुद से कर पाते हो तो बढ़िया, एक्सीलेंट बात है। 5 कर पाते हो तो बढ़िया बात है। नहीं कर पाते हो तो आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। मेक श्योर टू कमेंट योर रिपोर्ट, आपने यहां से जो जो चीजें अभी तक कर रखी है। ठीक है सर, हम लोग यहां पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले उन सातों क्वेश्चन में हम आपको एक बारी रिकॉल करवा देते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि भैया अगर समय शून्य है तब आपका इंडक्टर बिहेव करता है एज अ ओपन सर्किट और स्टेडी स्टेट पे इट बिहेव एज अ प्लेन वायर। ठीक है, अगर हमारे पास एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस केस में अंदर में पोटेंशियल का हमारे पास ये इक्वेशन होता है। आपको इसके बारे में ज्ञान होगा, जहां पे कैपिटल के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आरसी सर्किट इन ऑल्टरनेटिंग करंट, आपको इस बेसिक फेजर का आइडिया होना चाहिए। फेज डिफरेंस क्या होता है। मल्टीपल प्लेट्स इन कैपेसिटर, आपके पास इस प्रकार से मल्टीपल प्लेट्स होते हैं, हमसे किसी दो कनेक्शन के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आई अपॉन एरिया, आई इंटू एरिया, और करंट हमको होता है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड खासकर वो वाला केस जब चार्ज आपको अनडेविएटेड मूव करता है, जब दोनों ही प्रेजेंट होता है आपके जीवन में। और अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस केस में हमारे पास अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्वेशन से दिया जाता है, जहां पे चार्ज इनसाइड हम यहां पर इंटीग्रेशन का सहारा लेके करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें रिकॉल हो चुकी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पर एक एक करके सवालों को देखते हैं, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, चलो सवाल को पढ़ो, क्या बोल रहा है। अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द की के इज क्लोज, रीडिंग ऑफ द मिली एमीटर इज 20 मिली एम्पियर। जब हमने इस स्विच को क्लोज कर दिया था, स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है, तब इस वाले एमीटर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 20 मिली एम्पियर। द रीडिंग ऑफ द एमीटर जस्ट व्हेन द की वॉज क्लोज वुड हैव बीन हाउ मच। आपने जब इसको जस्ट क्लोज किया था यानी समय शून्य पर, तब इसमें कितना रीडिंग दिखाया होगा, हमसे सवाल में पूछ रहा है। ठीक बात है सर, बढ़िया है। देखिए सबसे पहले हमको इस V के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है और बिना इसके जानकारी के हम शायद आगे बढ़ ना सके। तो एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि सबसे पहले स्टेडी स्टेट जब अचीव हो चुका है, इसका मतलब ये पूरा जो बीच वाला सेक्शन है इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ प्लेन वायर। तो हमने इसको एक प्लेन वायर से इस प्रकार से रिप्लेस कर दिया है और इसमें जो हमको करंट फ्लो कर रहा है वो है 20 मिली एम्पियर। अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, अगर इसको ए पॉइंट बोला है, इसको बी पॉइंट बोला है, इसको सी बोला है, तो भैया ये अगर प्लेन वायर है तो ये वाला भी हमको सी पॉइंट है। अब ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर, दोनों रेजिस्टर सर बी और सी के बीच में है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। सिमिलरली सर ये दोनों भी हमको पैरेलल में है। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया इस वाले में करंट कितना फ्लो कर रहा है 20 मिली एम्पियर, राइट। इसमें आपको करंट फ्लो कर रहा है 20 मिली एम्पियर, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 इंटू 3R, यानी कि सर 60 इंटू R, राइट। यहां पे R भी एक टर्म लिखा पड़ा है। सो 20 इंटू 3R 60R मिली वोल्ट। ठीक है, यूनिट को अभी छोड़ दो, सब कुछ मिली में चल रहा है। अच्छा, अगर सर ये 60R है, इसका मतलब सर ये वाला भी 60R होगा। समझ रहे हो ना तुम सर, ये इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस साहब हमको इस प्रकार से 60R होगा, यानी कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा 60R अपॉन 2R, यानी कि साहब 30 मिली एम्पियर। ठीक है, इसमें 30 मिली एम्पियर है, इसमें 20 मिली एम्पियर है। यहां पर आपको केसीएल लगा, यानी कि इस वाले में टोटल करंट जो है यहां पर 50 मिली एम्पियर है, यहां पर साहब 50 मिली एम्पियर है। अब तुम ध्यान से अगर देखो तो इसी करंट का इसमें और इसमें सर ब्रांचिंग होने वाला है। और तुमने एक चीज पढ़ी होगी, इस प्रकार का चीज तुमने पढ़ा होगा, और अगर यहां से चीजों को रिवाइज किया है तब तो पक्का पता होगा कि भैया इस करंट का जब R1 और R2 में ब्रांचिंग होता है और अगर हमको ये वाला करंट कोई पूछ रहा है तो हम सर इसको कैसे निकालेंगे। क्या तो ऐसे सोचो, या फिर एक काम करो, ब्रांचिंग तुम छोड़ ही दो। हम तो क्या कह रहे हैं, हमको बेसिकली ए और सी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो एक काम करो ना, ये दोनों तो पैरेलल है ना, यानी कि इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का R इक्विवेलेंट हो जाएगा R इंटू 4R
अपॉन आर प्लस 4r, यानी कि सर ये हमको हो जाएगा 4r/5, राइट। यानी कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड सी, दैट वुड बी दिस टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय दिस टोटल रेजिस्टेंस। तो 50 मिली एम्पियर इंटू दिस, सर ये तो हमको दिख रहा है आते हुए 40 इंटू आर। तो सर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 40 इंटू आर और यहां पर है 60 इंटू आर। तो क्या सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 40r प्लस 60r होगा, यानी कि ये जो V है दिस इज नथिंग बट योर 100 इंटू आर। एक बार इसको अगर तुम कर लेते ना, उसके बाद आपका गेम खत्म है। क्या खत्म है सर? अब हमसे यहां पर पूछा जा रहा है समय शून्य पर। समय शून्य का मतलब है कि ये हमको अब हो जाएगा बीच वाला ओपन सर्किट। आपने इसको जनाब ओपन कर दिया है, ओपन कर दिया इस प्रकार से। अब अगर हम तुमसे पूछेंगे कि भैया ऊपर वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो अब तो ये दोनों सीरीज में कहलाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4R और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100R। तो सर इस वाले ब्रांच में जो करंट होगा I0, क्या हम लोग उस I0 को लिख नहीं सकते हैं 100R डिवाइडेड बाई योर 4R, यानी कि साहब 25 मिली एम्पियर, जो कि मेरे पास है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, सर्किट के प्रॉब्लम्स है और इसमें हल्का सा इंडक्टर का भी कॉन्सेप्ट को इन्फ्यूज कर दिया गया है, तो आप इसको एग्जाम में निकालेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, और भी तरीके से कर सकते हैं। सर्किट का सवाल आप एक बार शुरू तो करो, हो ही जाता है अंत में। यहां पर देखिएगा, अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ इट्स सेंटर एट ए, बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका सेंटर आपको यहां पर है और आपने यहां पर पक्का कोई कैविटी खोद दिया है। ठीक है, और जो कैविटी खोदा है आप देख सकते हैं कैविटी का जो रेडियस है वो r/2 है, इसका मतलब। अच्छा, देयर इज नो चार्ज इन द कैविटी, वो दिख ही रहा है हमको सवाल में। ठीक है, चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, वो हमको कहता सवाल में रो है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी इस पॉइंट पर अब रिमेनिंग पोर्शन के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो अगर इतना है, तो ये स्मॉल k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्मॉल k एक इंटीजर है, इसको तुम 1/4πε0 मत समझ लेना। ठीक है, अच्छा, अब सर हमको लॉजिकली ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई हमसे पूछ रहा है कि भैया ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो अगर कंप्लीट स्फीयर होता उसके वजह से पोटेंशियल अगर V1 है और सिर्फ इतने से स्फीयर के वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल अगर V2 है, तो मेरा आंसर जो होगा वो होगा सर V1 माइनस V2, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर V1 कैसे लिखेंगे हम लोग? भैया पूरे कंप्लीट स्फीयर के वजह से, आपके पास एक कंप्लीट स्फीयर है, उसके वजह से उसके सेंटर पे आपको पोटेंशियल लिखना है। अगर तुम इसका इक्वेशन को देखो, आपके पास वो फॉर्मूला था ना, KQ डिवाइडेड बाई योर 2R क्यूब, दिस इज योर 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तुम यहाँ पे r को 0 पुट कर दोगे ना, तो ये तुमको आ जाएगा 3KQ अपॉन 2R। तो सेंटर पे इस केस में पोटेंशियल तो तुमको होता है दिस इज योर 3KQ अपॉन 2R। लेकिन तुम ध्यान से देखो, हमारा आंसर जो है वो रो के टर्म्स में है, तो लिख सकते हैं सर। यहां पर हम लोग अभी क्या मान रहे हैं कि पूरा स्फीयर पे चार्ज है, अंदर तक चार्ज है, अभी कोई कैविटी नहीं है, तो पूरे स्फीयर का जो चार्ज है वो कैपिटल Q है। अच्छा, तो सर इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3/2 इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई K को लिखा हमने 1/4πε0, और चार्ज को तुम क्या लिखोगे, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इज योर 4/3πr3। अब यहां से अगर तुम देखोगे तो भैया 4π ने 4π को यहां से मार दिया, 3 ने सर यहां से 3 को मार दिया, ये वाला r इसको मारेगा तो सर ये हमको हो जाएगा r स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में आई थिंक यू हैव रो r स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आई बिलीव यू हैव 2ε0। ठीक है, तो सर ये हमको V1 मिल गया कि जो मेरा V1 है ना, दिस इज योर रो r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ε0। टोटल के वजह से हमारा पोटेंशियल कितना है सेंटर पे। अब इसका काम नहीं है, अब देखिएगा, अब हमको जो एक और केस देखना है, ये वाला जो मेरा स्फीयर है उसके सरफेस पे, समझ रहे हो, इसी को मान लो वो वाला स्फीयर। तो सर ये जो हमारा स्फीयर है ना, इसका रेडियस ही हमको r/2 है, और इसके सरफेस पे, ये इसका सरफेस A है, इसके सरफेस पे पोटेंशियल, तो सर सरफेस का पोटेंशियल तो हम जानते हैं नॉर्मली KQ/R से ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमको हो जाएगा 1/4πε0
आर की जगह हम क्या लिखेंगे, r/2। अभी रुक जाओ, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, तो सर 4/3 पाई आर क्यूब। किसका वॉल्यूम, तो सर इसी वाले स्फीयर का वॉल्यूम है ना, जिसका रेडियस r/2 है इस समय। 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, हमारे पास यहां पर आ रहा है, ये वाला भी इसको मारेगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर। दिस बिकम्स योर ρ/3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन स्मॉल आर क्या है, r/2, तो स्क्वायर करोगे तो सर ये तो हमको r²/4 है, यानी कि सर ये ρr² अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। तो अब मेरा काम खत्म हो गया है। दिस इज योर ρr², दिस माइनस दिस करना है, तो आप इस पूरे टर्म को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस ये हमको सर 6 आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इसको सॉल्व करोगे तो सर ये 5/6 आएगा, यानी न्यूमरेटर में मेरे पास 5 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो सवाल में डायरेक्ट फॉर्मूला ही लग रहा है। ऑफ कोर्स कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है, वरना सिली मिस्टेक का जो बीमारी है वो लग सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट का है, फंडामेंटल सवाल है एकदम। In a series RC circuit, the applied voltage is 10 volt and the voltage across capacitor is found to be 8 volt. इसके across का हमको potential difference पता है। अब यहां पे ये गलती मत कर देना कि अगर ये 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, तो इसको 2 वोल्ट बोल दिया। यहां पर ऐसे लीनियर एडिशन नहीं करते हैं, है ना। अगर तुमको इसका फेजर ध्यान में हो, दिस इज योर VR, ये आपको हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है ना, वही होता है ये वाला चीज, वही होता है आपको सर ये वाला चीज, और करंट इसी के अलोंग होता है, ठीक सर। तो सर अगर हम ध्यान से देखें ना, तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस हमारे पास यहां पर फाई है। अच्छा, एक और बात, इसका और इसका रिजल्टेंट है ना V, यानी कि VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर अपने को V² है। तो सर हमको दिख नहीं रहा है कि अगर ये 8 है, ये 10 है, इसका मतलब है कि सर ये मेरे को 6 वोल्ट ही रहेगा, है ना। बढ़िया है सर। तो सर VR की वैल्यू 6 वोल्ट है, तो ये दो ऑप्शन है, ये तो हमको खत्म ही हो गया। अब बात आता है, हमको पूछा है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि सर V और I के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, हमसे बेसिकली tan phi पूछ रहा है। तो फाई निकालना है ना, तो tan phi लिखो, tan phi इज इक्वल टू हाउ मच। तुम इसी ट्राइंगल में देखोगे तो VC/VR दिखाई देगा, VC/VR, और VC मेरे पास कितना है 8, VR कितना है 6, यानी कि 4/3, यानी tan इनवर्स 4/3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ये तो मेरे ख्याल से तुम लोग किए ही होगे, कर लिए हो ना। चलो, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। अच्छा देखिएगा, हमारे पास यहां पर 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, टोटल कितना प्लेट है यहां पे साहब, 5 प्लेट है। लेकिन तुमने इन दोनों प्लेट्स को भी एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, मतलब प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 3 सेम पोटेंशियल पे होंगे। हमने सारे प्लेट्स को नामकरण भी दे दिया। ये सेपरेशन को देखना, ये 2D है और ये 4D है, और यहां पर आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। हमसे कहता है कि हर प्लेट का जो सरफेस एरिया है साइड से वो S है, ठीक है। तो हमसे यहां पर हमको एक डेटा दिया हुआ है, अगर नहीं पढ़ पा रहे तो हम लिख देते हैं इसको दोबारा से, एप्सिलॉन नॉट S अपॉन D इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। तुम ये लिखते हो ना फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो A की जगह यहां पर S लिखा हुआ है, क्या ही पाप कर दिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, इसका कैसे निकाले सर हम लोग C इक्विवेलेंट? सिंपल तरीका होता है, हमसे A और B के अक्रॉस पूछा है, तो A और B को थोड़ा सा दूर दूर लिख दो, A और B। A जो है वो प्लेट नंबर 2 के साथ है ना, तो यहां पर लिखो 2, B वाला प्लेट नंबर 5 के साथ है, तो यहां लिखो 5। 1 और 3 सेम पोटेंशियल पर होगा, तो जो सेम पोटेंशियल है उनको एक साथ लिखो, 4 अलग से लिख दो। अब देखो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, तो 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर बनाया। 2 और 3 आपस में मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है, तो 2 और 3 आपस में मिलके एक कैपेसिटर बनाया। 3 और 4 भी मिलके एक कैपेसिटर बनाया। ऑफ कोर्स यहां पर आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी भरा हुआ है। 4 और 5 आपस में मिलके एक कैपेसिटर बनाया, बस हो गया काम खत्म।
लेकिन 1 और 2 के बीच का जो कैपेसिटर है ना, वो आपको यही है एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी, क्योंकि सेपरेशन डी ही है। यानी सर 1 और 2 के बीच में जो है ना, ये आपको 1 माइक्रोफैराड ही है। हम फिलहाल सिर्फ 1 लिख रहे हैं। 2 और 3 के बीच का भी 1 ही होगा क्योंकि सेपरेशन डी है, तो सर ये भी मेरा 1 हो जाएगा। 3 और 4 के बीच का लिखो तो एप्सिलॉन नॉट एस बाई डिस्टेंस 2d है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k भी मल्टीप्लाई होगा जो कि 2 ही है, तो 2 2 मर गया, वापस से ये वही आ गया 1 माइक्रोफैरड। यानी सर ये वाला वापस से 1 है। 4 और 5 के बीच का लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट एस डिवाइडेड बाई 4d, यानी कि 1 बाई 4। एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी तो 1 है और नीचे में एक 4 आ गया, तो ये सर हमको हो गया है 1 बाई 4। तो हमको दिखाई दे रहा है यहां पर कि सर 1 और 1 आपस में पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा 2। सो बेसिकली 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 बाई 4 माइक्रोफैरड आपस में क्या है, सीरीज में। तो निकालिए इक्विवेलेंट, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, तो 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 4, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तुमको कितना आ रहा है 11/2, यानी कि भैया आंसर कितना आएगा 2/11 माइक्रोफैरड। देख रहे हो, दिखना चाहिए। अच्छा ध्यान से देखिए, सवाल को पढ़ो ध्यान से। अ नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट x। अच्छा, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, जब तुम यहां से यहां जा रहे हो सो लैम्डा कैसे वेरी कर रहा है। वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम एंड A एंड रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। तो भैया ये रॉड आपको ऐसे घूम भी रहा है, सही बात है। सो बेसिकली चार्ज जो है ना, चार्ज आपको सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक बात है। हमसे यहां पे कहता है कि भैया द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज दिस मच ओमेगा लैम्डा नॉट L टू द पावर 4 अपॉन स्मॉल n। तो हमसे स्मॉल n की वैल्यू पूछ रहा है, इंटीजर टाइप सवाल है और किसी भी गिवन डे आपको ये सवाल आ सकता है। देखिए, अगर सिर्फ एक सर्कुलर पाथ पे, आपने वैसा सवाल पक्का किया होगा मॉडर्न फिजिक्स में भी, खासकर इलेक्ट्रॉन आपको घूमता है तो बताइए कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। आप लिखते हो ना करंट इनटू एरिया, करंट के लिए क्या करते हो चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, एरिया के लिए लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर, और टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो 2 पाई बाई ओमेगा करके। लेकिन सर यहां पर ऐसा ही कुछ करना होगा, लेकिन इतना आसानी से नहीं, क्योंकि अलग अलग दूरी पर जो चार्ज है ना उसकी मात्रा भी अलग अलग है, यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं वेरी कर रहा। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर सहारा लिया इंटीग्रेशन का। आई होप आपने भी वैसा ही कुछ किया होगा, किया है तो आप जरूर से कमेंट करके बताएं कि आपका सारा प्रोसेस जो है वो मैच हो रहा है कि नहीं, और सीखने के लोग को अगर मिला है तो वो भी बताइए कौन कौन से सवाल में आपको सीखने के लिए मिल रहा है। तो x पे जाके dx विड्थ का हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस छोटे से एलिमेंट पे एक छोटा सा चार्ज होगा dq, that is equal to charge density into dx। charge density is lambda naught into x into dx। अब ये जो छोटा सा चार्ज है ना वो इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक बात है। छोटा सा जो चार्ज है dq वो ऐसे घूम रहा है। अच्छा, सो व्हाट इज द छोटा सा करंट इन द लूप, dq बाई टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा, dq क्या है अपना लैम्डा नॉट x dx, ये अपने को हो जाएगा ओमेगा एंड डिवाइडेड बाई दिस इज योर 2 पाई। नाउ अब सिर्फ इसी लूप का अगर हमको छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे ना di इंटू एरिया। सो ये हमको हो गया di विच इज योर लैम्डा नॉट, ध्यान से देखिएगा बेटा जी, ये हमको हो जाएगा लैम्डा नॉट x dx ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, और एरिया इस लूप का क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस क्या है x के बराबर, तो ये तुमको हो जाएगा पाई x का स्क्वायर। एक बार तुमने इसको लिख दिया तो हमको टोटल मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके L तक, खत्म ना बात। तो भैया यहां पर तुमको दिखाई देगा ये हमको लैम्डा नॉट है, ये मेरा पाई है, ये मेरा ओमेगा है, डिवाइडेड बाई ये 2 पाई है, एंड x क्यूब है ना, तो L टू द पावर 4 बाई 4। अगर हम ध्यान से देखें तो पाई ने पाई को मार दिया, तो लैम्डा नॉट ओमेगा L टू द पावर 4, और नीचे में 2 इंटू 4 8 है, ये कितना हो जाएगा 8। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात ही नहीं है। अच्छा, चार्ज मूविंग इन अ फील्ड, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल q ऑफ मास m इज पास्ड थ्रू अ वेलोसिटी सेलेक्टर। इन सब शब्दों से मत घबराइए एकदम,
It moves horizontally rightward without deviation along the line y equals to 2mv by qb. पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। भैया जब मैग्नेटिक फील्ड है तो वो बेंड क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अगर तुम यहां पर फोर्सेस के डायरेक्शन को एनालाइज करो, चार्ज अगर राइट साइड मूव कर रहा है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो तुम करो वी क्रॉस बी, तुम्हारा थंब ऊपर की तरफ आ रहा होगा, यानी इस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लग रहा है। और ये अगर अनडेविएटेड जा रहा है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी बैलेंसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि भाई साहब हमारा जो स्पीड है ना, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ई बाई बी, ई एंड बी। अच्छा, अब तुमने क्या किया, समय शून्य पर वो यहां पर था, ठीक है, ये मेरा y एक्सिस ले लो, ये मेरा x एक्सिस ले लो, एंड वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव कर रहा है जिसका y कोऑर्डिनेट है 2mv बाई क्यूबी, यानी कि सर यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस d है ना, ये डिस्टेंस d हमको दे रखा है सवाल में 2mv डिवाइडेड बाई क्यूबी। समय शून्य पर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया। अगर स्विच ऑफ कर दिया तो सिर्फ जीवन में मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है और ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो भैया अब तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ करेगा। अच्छा, हमसे पूछता है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल्स टू पाई m बाई क्यू बी। पहली बात, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो जाएगा mv बाई क्यू बी, और पूरे एक सर्कल का टाइम होता है 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी, लेकिन यहां पर आधा टाइम बोला है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर t बाई 2। तो आधे टाइम का मतलब है कि ये सेमी सर्कल कर पाया होगा, यानी ऐसे गया होगा और ये सेमी सर्कल कर पाया होगा। ऊपर भी है फील्ड, चिंता मत कीजिएगा, सेमी सर्कल ही किया होगा, यानी इस समय पर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन सब ये हो गया है। और सेमी सर्कल का मतलब है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, डायमीटर के बराबर, और डायमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, राइट। तो कोइंसिडेंटली ये जो डिस्टेंस था यही तो होगा ये भी, यानी सर यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है सर वो भी d के बराबर है। अब लिखो तुम एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी इंटू डी, और सर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है सर मेरा d प्लस डी 2d, राइट, यानी कि ट्वाइस ऑफ d, और d है जनाब हमको कितना, d है मेरे पास 2mv डिवाइडेड बाई क्यू बी। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो सर ये हमको हो जाएगा 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू बी, और v स्क्वायर का मतलब है e स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज योर e स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो क्या मैच हो रहा है हमको, सर ऑप्शन नंबर बी मैच होता हुआ दिख रहा है। तो सवाल में क्या कुछ है, लेकिन बच्चा हड़बड़ा जाता है ऐसे सवालों में, घबराना नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। आखिरी सवाल तो और प्यारा है, देखिए, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने कि नॉन यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल नहीं किया है, बस उसी को ही अप्लाई करते चलना है, दैट्स इट। हमसे कहता है कि भैया स्फेरिकल सिमेट्रिक है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, फॉर आर लेस देन इक्वल टू आर, ये हमारा चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन है, एंड फॉर आर मोर देन आर चार्ज डेंसिटी 0 है। यानी कि भैया एक आर रेडियस का स्फीयर के अंदर में ही आपको चार्ज वेरी कर रहा है ना, एक आर कैपिटल आर रेडियस का इसी के अंदर हमको चार्ज, बाहर में चार्ज नहीं है, ठीक बात है सर। अच्छा, तो हमको यहां पर 4 ऑप्शन है, हमको यहां पर एक ऑप्शन को चुनना है। E इक्वल्स टू 0 फॉर बोथ R इक्वल्स टू 0 एंड R इक्वल्स टू कैपिटल R, बहुत कुछ हमको यहां पर दिया है। हम तो क्या कह रहे हैं ना, अंदर के लिए एक जेनरिक इक्वेशन पता कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके बिना काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब फॉर R लेस देन कैपिटल R इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हो, के क्यू इन डिवाइडेड बाई योर R का स्क्वायर। जहां पे क्यू इन कैसे लिखते हो, याद है कि नहीं है भैया, आर पे जाके dr थिकनेस का एक एलिमेंटल शेल लेते हो, उस एलिमेंटल शेल का dq चार्ज लिखते थे, वो dq चार्ज सर हमको होता है चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई उस एलिमेंटल शेल का छोटा सा वॉल्यूम 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर।
इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमको मिलता है चार्ज इनसाइड एनी आर रेडियस, राइट, जहां पे आर इज लेस देन कैपिटल आर। लेकिन साहब यहां पे रो खुद में मेरे पास एक इक्वेशन है रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, और ये है भाई साहब हमको 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अच्छा, तो सर ये हमको हो जाएगा 4 पाई रो नॉट, और ये हमको है साहब यहाँ पे आर स्क्वायर, अंदर जाएगा तो ये आर स्क्वायर है ना, और इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा सर अपने को आर टू द पावर 4/4। तो हमको कुछ ऐसा आता हुआ दिखा। दिस इज द चार्ज इनसाइड फॉर एनी आर रेडियस जहां पे स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अच्छा, अगर कल को हमसे कोई पूरे स्फीयर का टोटल चार्ज पूछ लेगा तो हम इसी स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि हमने इंटीग्रेट किया है 0 से लेके कैपिटल आर तक, तो वो हमको दे देगा टोटल चार्ज इन द स्फीयर। निकाल के रख लो, काम आएगा नहीं आएगा पता नहीं, भगवान जाने। सो 4 पाई रो नॉट मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर अगर कैपिटल आर लिख देंगे तो ये आपको हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा हमको आर क्यूब बाई 4। सो कैन आई से कि दिस बिकम्स आर क्यूब बाई 12? क्या ये आता हुआ हमको दिख रहा है ना? आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन फॉर आर लेस देन कैपिटल आर? के की जगह लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे में हमारे पास एक आर स्क्वायर है, और क्यू इन की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4 पाई रो नॉट, और ये हमको हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 माइनस आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई योर 4r। अब अगर हम ध्यान से देखें तो भैया 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, आर स्क्वायर ने इसको मारा, और यहां पर एक स्क्वायर बच जाएगा। तो यहां से हमको दिख रहा है दिस इज योर रो नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एक स्मॉल आर तुम बाहर निकाल सकता है, दिस बिकम्स योर 1/3 माइनस आर टू द आर अपॉन 4r। ठीक है, ये हमको आया इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। अच्छा, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो तुमको दिख रहा है कि वो आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ यू सी ओवर हियर, अगर हम इस आर को अंदर भेज देते हैं तो यहां पे बेसिकली एक आर है और यहां पे आर स्क्वायर है, यानी कि क्या तुमको दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है दिस इज ऑफ द फॉर्मेट ax माइनस bx का स्क्वायर। और सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर माइनस साइन है। ऐसा तुमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी देखा होगा काइनेमैटिक्स में, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, उल्टा पैराबोला, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा, लेकिन वो फिर बढ़ेगा, वो सर फिर बढ़ेगा, और एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर, ये भी हमको सर महसूस हो रहा है। तो यही इक्वेशन हमको बता रहा है कि R इक्वल्स टू 0 पर, R इक्वल्स टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो है, लेकिन R इक्वल्स टू कैपिटल R पे तुम R इक्वल्स टू कैपिटल R डाल दोगे ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन मेरा गलत है। फॉर R लेस देन कैपिटल R इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। नहीं भैया, यहां तो क्वाड्रेटिक रिलेशन हमको चल रहा है, आर स्क्वायर का रिलेशन चल रहा है, तो प्रोपोर्शनल तो नहीं है स्मॉल r के। हाँ, बाहर की अगर बात करेंगे, बाहर की बात करेंगे तो बाहर की जब तुम बात करोगे ना तब तुम क्या लिखोगे, k इंटू टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर तुम बाहर की बात कर रहे हो तो अंदर का चार्ज तो सर फिक्स हो गया है, इतना ही है, तो फिर हमको ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये सही है। लेकिन सर ये वाला पॉइंट जो है ना वो एकदम सरासर गलत पॉइंट है सर। अच्छा, अब देखिएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ E इंक्रीजेस विथ R, जो कि हमने देखा उल्टा पैराबोला है, तो पहले वो आपको इंक्रीज करेगा एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम। और मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे मैक्सिमम मिनिमा, याद आ रहा है, DE बाई DR, अरे DE बाई DR इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो इस R को जब अंदर भेज देंगे, रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट वो आपको एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमको निकल के आएगा 1/3 माइनस आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r डिवाइडेड बाई 4 इंटू कैपिटल R इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका 0 आ जाएगा। तो यहां से हमको आ रहा है कि भैया R इज इक्वल टू, और ये हमको आ जाएगा 2r/3, जो कि मेरे पास इस ऑप्शन में बिल्कुल है, यानी कि इस पे मैक्सिमम होगा। और जब तुम इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में डालोगे
तो आपको नीचे में 3 की जगह 9 आएगा, यानी ये ऑप्शन मेरा साहब गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।